एक महीने बाद सेठ पुरुषोत्तम दास ने रोहिणी के लिए फिर तोहफे और रुपए रवाना किए। बेचारी विधवा को उनकी कृपा से जीविका की चिंता से छुट्टी मिली। वह भी रोहिणी के साथ पाठशाला आती और दोनों माँ बेटियां एक ही दर्जे के साथ साथ पढ़ती, लेकिन रोहिणी का नंबर हमेशा माँ से अव्वल रहा। सेठ जी जब पूना की तरफ से निकलते तो रोहिणी को देखने जरूर आते और उनका आगमन उसकी प्रसन्नता और मनोरंजन के लिए महीनों का सामान इकट्ठा कर देता। इसी तरह कई साल गुजर गए और रोहिणी ने जवानी के सुहाने हरे भरे मैदान में पैर रखा, जबकि बचपन की भोली भाली अदाओं में एक खास मतलब और इरादों का दखल हो जाता है। रोहिणी अब आंतरिक और बाह्य सौंदर्य में अपनी पाठशाला की नाक थी। हाव भाव में आकर्षक गंभीरता, बातों में गीत का सा खिंचाव और गीत का सा आत्मिक रस था। कपड़ों में रंगीन सादगी, आंखों में लाज संकोच, विचारों में पवित्रता। जवानी थी मगर घमंड और बनावट और चंचलता से मुक्त। उसमें एक एकाग्रता थी ऊंचे इरादों से पैदा होती है। स्त्रीयोचित उत्कर्ष की मंजिलें वह धीरे धीरे तय करती चली जाती थी। सेठ जी के बड़े बेटे नरोत्तम दास कई साल तक अमेरिका और जर्मनी की यूनिवर्सिटियों की खाक छानने के बाद इंजीनियरिंग विभाग में कमाल हासिल करके वापस आए थे। अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में उन्होंने सम्मान का पद प्राप्त किया था। अमेरिका के अखबार एक हिंदुस्तानी नौजवान की इस शानदार कामयाबी पर चकित थे। उन्हीं का स्वागत करने के लिए बम्बई में एक बड़ा जलसा किया गया था। इस उत्सव में शरीक होने के लिए लोग दूर दूर से आए थे। सरस्वती पाठशाला को भी निमंत्रण मिला और रोहिणी को सेठानी जी ने विशेष रूप से आमंत्रित किया। पाठशाला में हफ्तों तैयारियां हुई। रोहिणी को एक दम के लिए भी चैन न था। यह पहला मौका था कि उसने अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनवाए। रंगों के चुनाव में वह मिठास थी, काट छांट में वह फबन जिससे उसकी सुंदरता चमक उठी। सेठानी कौशल्या देवी उसे लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी। रोहिणी गाड़ी से उतरते ही उनके पैरों की तरफ झुकी, लेकिन उन्होंने उसे छाती से लगा लिया और इस तरह प्यार किया कि जैसे वह उनकी बेटी है। वह उसे बार बार देखती थी और आंखों से गर्व और प्रेम टपक पड़ता था। इस जलसे के लिए ठीक समुद्र के किनारे एक हरे भरे सुहाने मैदान में एक लंबा चौड़ा शामियाना लगाया गया था। एक तरफ आदमियों का समुद्र उमड़ा हुआ था, दूसरी तरफ समुद्र की लहरें उमड़ रही थी, गोया वह भी इस खुशी में शरीक थी। जब उपस्थित लोगों ने रोहिणी बाई के आने की खबर सुनी तो हजारों आदमी उसे देखने के लिए खड़े हो गए। यही तो वह लड़की है जिसने अब की शास्त्री की परीक्षा पास की है। जरा उसके दर्शन करने चाहिए। अब भी इस देश की स्त्रियों में ऐसे रत्न मौजूद हैं। भोले भाले देश प्रेमियों में इस तरह की बातें होने लगी। शहर की कई प्रतिष्ठित महिलाओं ने आकर रोहिणी को गले लगाया और आपस में उसके सौंदर्य और उसके कपड़ों की चर्चा होने लगी। आखिर मिस्टर पुरुषोत्तम दास तशरीफ लाए। हालांकि वह बड़ा शिष्ट और गंभीर उत्सव था, लेकिन उस वक्त दर्शन की उत्कंठा पागलपन की हद तक जा पहुंची थी। एक भगदड़ सी मच गई। कुर्सियों की कतारें गड़बड़ हो गईं। कोई कुर्सी पर खड़ा हुआ, कोई उसके हाथों पर। कुछ मनचले लोगों ने शामियाने की रस्सियां पकड़ी और उन पर जा लग के कई मिनट तक यही तूफान मचा रहा। कहीं कुर्सियां टूटी, कहीं कुर्सियां उल्टी, कोई किसी के ऊपर गिरा, कोई नीचे। ज्यादा तेज लोगों में धौल धप्पा होने लगा। तब बीन की सुहानी आवाजें आने लगी। रोहिणी ने अपनी मंडली के साथ देश प्रेम में डूबा हुआ गीत शुरू किया। सारे उपस्थित लोग बिल्कुल शांत थे और उस समय वह सुरीला राग, उसकी कोमलता और स्वच्छता, उसकी प्रभावशाली मधुरता, उसकी उत्साह भरी वाणी दिलों पर वह नशा सा पैदा कर रही थी जिससे प्रेम की लहरें उठती हैं।
जो दिल से बुराइयों को मिटाता है और उससे जिंदगी की हमेशा याद रहने वाली यादगारें पैदा हो जाती हैं। गीत बंद होने पर तारीफ की एक आवाज न आई, वही ताने कानों में अब तक गूंज रही थी। गाने के बाद विभिन्न संस्थाओं की तरफ से अभिनंदन पेश हुए और तब नरोत्तम दास लोगों को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए, लेकिन उनके भाषण से लोगों को थोड़ी निराशा हुई। यूं दोस्तों की मंडली में उनकी वक्तृता के आवेग और प्रवाह की कोई सीमा न थी, लेकिन सार्वजनिक सभा के सामने खड़े होते ही शब्द और विचार दोनों ही उनसे बेवफाई कर जाते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी मुश्किल से धन्यवाद के कुछ शब्द कहे और तब अपनी योग्यता की लज्जित स्वीकृति के साथ अपनी जगह पर आ बैठे। कितने ही लोग उनकी योग्यता पर ज्ञानियों की तरह सिर हिलाने लगे। अब जलसा खत्म होने का वक्त आया। वह रेशमी हार जो सरस्वती पाठशाला की ओर से भेजा गया था, मेज पर रखा हुआ था। उसे हीरो के गले में कौन डाले? प्रेसिडेंट ने महिलाओं की पंक्ति की ओर नजर दौड़ाई। चुनने वाली आंख रोहिणी पर पड़ी और ठहर गई। उसकी छाती धड़कने लगी, लेकिन उत्सव के सभापति के आदेश का पालन आवश्यक था। वह सर झुकाए हुए मेज के पास आई और कांपते हाथों से हार को उठा लिया। एक क्षण के लिए दोनों की आंखें मिली और रोहिणी ने नरोत्तम दास के गले में हार डाल दिया। दूसरे दिन सरस्वती पाठशाला के मेहमान विदा हुए, लेकिन कौशल्या देवी ने रोहिणी को न जाने दिया। बोली, अभी तुम्हें देखने से जी नहीं भरा, तुम्हें यहाँ एक हफ्ता रहना होगा। आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। एक माँ से इतना प्यार और दूसरी माँ से इतना अलगाव। रोहिणी कुछ जवाब न दे सकी। यह सारा हफ्ता कौशल्या देवी ने उसकी विदाई की तैयारियों में खर्च किया। 7वें दिन उसे विदा करने के लिए स्टेशन तक आई। चलते वक्त उससे गले मिली और बहुत कोशिश करने पर भी आंसुओं को न रोक सकी। नरोत्तम दास भी आए थे। उनका चेहरा उदास था। कौशल्या ने उनकी तरफ सहानुभूतिपूर्ण आंखों से देखकर कहा, मुझे यह तो ख्याल ही न रहा, रोहिणी क्या यहाँ से पूना तक अकेली जाएगी? क्या हर्ज है? तुम ही चले जाओ, शाम की गाड़ी से लौट आना। नरोत्तम दास के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, जो इन शब्दों में न छिप सकी। अच्छा, मैं ही चला जाऊंगा। वह इस फिक्र में थे कि देखे विदाई की बातचीत का मौका भी मिलता है या नहीं। अब वह खूब जी भर कर अपना दर्द दिल सुनाएंगे और मुमकिन हुआ तो उस लाज संकोच को, जो उदासीनता के पर्दे में छिपी हुई है, मिटा देंगे। रुक्मिणी को अब रोहिणी की शादी की फिक्र पैदा हुई। पड़ोस की औरतों में इसकी चर्चा होने लगी थी। लड़की इतनी सयानी हो गई है, अब क्या बुढ़ापे में ब्याह होगा? कई जगह से बात आई, उनमें कुछ बड़े प्रतिष्ठित घराने थे। लेकिन जब रुक्मिणी उन पैमानों को सेठ जी के पास भेजती तो वे यही जवाब देते कि मैं खुद फिक्र में हूँ। रुक्मिणी को उनकी यह टाल मटोल बुरी मालूम होती थी। रोहिणी को बंबई से लौटे महीना भर हो चुका था। एक दिन वह पाठशाला से लौटी तो उसे अम्मा की चारपाई पर एक खत पड़ा हुआ मिला। रोहिणी पढ़ने लगी। लिखा था, बहन, जब से मैंने तुम्हारी लड़की को बंबई में देखा है, मैं उस पर रीझ गई हूँ। अब उसके बगैर मुझे चैन नहीं है। क्या मेरा ऐसा भाग्य होगा कि वह मेरी बहू बन सके? मैं गरीब हूँ, लेकिन मैंने सेठ जी को राजी कर लिया है। तुम भी मेरी यह विनती कबूल करो। मैं तुम्हारी लड़की को चाहे फूलों की सेज पर न सुला सकूं, लेकिन इस घर का एक एक आदमी उसे आंखों की पुतली बनाकर रखेगा। अब रहा लड़का, माँ के मुंह से लड़के का बखान कुछ अच्छा नहीं मालूम होता, लेकिन यह कह सकती हूँ कि परमात्मा ने यह जोड़ी अपनी हाथों बनाई है। सूरत में, स्वभाव में, विद्या में, हर दृष्टि से वह रोहिणी के योग्य है। तुम जैसे चाहे अपना इत्मीनान कर सकती हो। जवाब जल्द देना और ज्यादा क्या लिखूं। नीचे थोड़े से शब्दों में सेठ जी ने उस पैगाम की सिफारिश की थी।
अभी आप सुन रहे थे अनाथ लड़की कहानी पार्ट 2। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। तब तक खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखे। धन्यवाद।